Hi students, it is another video lecture of class 12th biology. In previous video lectures we have already studied about the types of pollination and the features, types of pollination and the adaptation for the self pollination. And in this class we will discuss about the agents of the pollination. What is the means of agent pollination? That is the mainly work for the transfer of the pollen grain. Means what kinds of agents or medium will be utilized by the plants to transfer their pollen grain up to the stigma or towards the stigma. All that agents will be the pollinating agents or agent of pollination. So in the simple words we can say that all the agents or all the mediums or all the agency which transfer the pollen grain from anther to the stigma of the pistil, that all agents is called as pollinating agents or agent of pollination. Mainly there is two types of agent which given in your NCERT is the abiotic agent and the biotic agent. What is the abiotic agent? You may say that abiotic agents are those agents which is the lifeless. That is the lifeless. Means these agents have not the life. Means there is not any kinds of a life will be present. And the second will be the biotic agent, and the biotic agent mainly concerned with the living agents. Okay, the living. So अगर ये देखा जाए कि एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स में कौन सा एजेंट सबसे ज़्यादा कन्वीनियंटली या बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, तो वो बायोटिक एजेंट है इन कंपैरिजन ऑफ एबायोटिक एजेंट के. ठीक है, अगर आप इसको ऐसे समझो तो वन बाय वन, चलो अच्छा वन बाय वन हम लोग ये देख लेते हैं कि क्यों ऐसा है, क्यों मैंने ऐसे ये कहा कि एबायोटिक एजेंट्स को प्लांट्स या जो है बहुत कम प्रेफर करते हैं, जबकि बायोटिक एजेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं इन ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन. क्यों ऐसा है वन बाय वन देख लेते हैं. तो जो पहला एजेंट है वो है एबायोटिक एजेंट, और ये जो एजेंट होता है इट्स द मोस्ट कॉमन एजेंट्स. ठीक है, अमंग द एबायोटिक एजेंट्स में ये सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला एजेंट है. ठीक है, एबायोटिक एजेंट्स मतलब एजेंट्स में सबसे ज़्यादा एबायोटिक एजेंट्स जो है कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं. और ये भी दो टाइप के हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है. एक आपका विंड है, दूसरा आपका वाटर है. तो जो विंड है, याद रखिएगा कि जो विंड है वो होगा क्या, वेरी सिंपली जो आपका एंथर जब मैच्योर होगा, जब माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर निकलेंगे या मेल कैप्टोफाइट या ये कह लो कि पॉलन ग्रेन निकलेंगे, तो वो थ्रू विंड क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे कहाँ तक, स्टिग्मा तक. ठीक है, दैट इज अ वेरी सिंपल मीन. बहुत ही आसान है कि हवा से के थ्रू क्या होगा, वेरी इजीली हवा के थ्रू वो ट्रांसफर होगा एंथर टू स्टिग्मा. ठीक है, अब ये जो विंड है अगर देखा जाए तो विंड पॉलिनेशन के लिए प्लांट में एडॉप्टेशन क्या क्या होता है. तो अगर विंड पॉलिनेशन के लिए एडॉप्टेशन देख लो तो क्या होता है, स्टिग्मा क्या होना चाहिए, दैट विल बी द फैब्रिक. ठीक है, पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, पॉलन ग्रेन होना चाहिए इसके लिए नॉन स्टिकी होना चाहिए. ठीक है, और कैसा होना चाहिए, लार्ज अमाउंट. ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन होना चाहिए, पॉलन ग्रेन का अमाउंट बहुत ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, सो दीज आर क्वाइट इंफॉर्मेशन और दीज आर द क्वाइट adaptation shown by the plant for the wind pollination. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे क्या होना चाहिए. ठीक है, आप ये कह सकते हो नेक्ट्रीज जो होंगी, नेक्ट्रीज एब्सेंट हो जाएंगी. ठीक है, नेक्ट्रीज नहीं होंगे. ठीक, तो विंड पॉलिनेशन में क्या होगा, सिंपली विंड के थ्रू क्या होगा, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे. ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक.
ठीक है। तो स्टिग्मा का क्या में अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, विंड पॉलिनेशन के लिए प्लांट क्या क्या डेवलप कर लेता है, जो दिया हुआ है स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए, पॉलन ग्रेन, ठीक है, नॉन स्टिकी होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन रिलीज होना चाहिए और नेक्टरीज एब्सेंट होती है जनरली। और इसके लिए क्योंकि यहाँ पर ये लिविंग नहीं है तो यहाँ किसी भी चीज़ के लिए कोई रिवॉर्ड देने की ज़रूरत नहीं होती है प्लांट को। अब मैंने ये कहा कि क्यों, जो मैंने कहा था कि एबायोटिक एजेंट है, लाइक वैसे ये कम रिलायबल है इन कंपेरिजन ऑफ बायोटिक एजेंट के। क्यों? क्योंकि मान लो अगर विंड है, कोई प्लांट मैच्योर हुआ और विंड है और वो चल रहा है, ठीक है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। हो सकता है कि अगर उस डायरेक्शन में चला जाए पॉलन ग्रेन आपका, उधर कोई प्लांट ही ना हो उस डायरेक्शन में, तो क्या हमारा पॉलिनेशन पॉसिबल होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक मैनर हो जाता है। दूसरा कि अगर आप देखोगे कि ये जो आपके एबायोटिक एजेंट हैं, जैसे मैंने विंड को कहा डायरेक्शन के बेस पे कि उधर कोई प्लांट ना हो, ठीक है, और अगर मान लो विंड का फ्लो इतना ज़्यादा नहीं है तो भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन फैक्टर हैं जो एबायोटिक एजेंट को लेस रिलायबल बनाते हैं इन कंपेरिजन ऑफ बायोटिक एजेंट, ठीक है। अब दूसरा जो एजेंट है और इस तरीके का विंड पॉलिनेशन का अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो मेनली आप इसमें देख सकते हो कि शुगर केन में होता है, ठीक है, आप देख सकते हो मस्टर्ड में होता है, ठीक है, आप देख सकते हो ये मेज में होता है, ऑल दीज काइंड्स अगर आप देखेंगे तो इन सब प्लांट्स में क्या होता है, मेनली आपका विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। दूसरा जो आपका एबायोटिक एजेंट है वो क्या है, वाटर है, या इसी को बोला जाता है पॉलिनेशन थ्रू वाटर या हाइड्रोफिली बोला जाता है, ठीक है। और ये क्वाइट रेयर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, बहुत ही रेयर केस में होता है और ये लिमिटेड होता है अप टू 13 जेनरा तक ही। 30 जेनरा ही ऐसे हैं जिनके अंदर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है मोनोकॉट्स फैमिली में, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये वाटर का जो वाटर के थ्रू जो आपका पॉलिनेशन हो रहा है ये भी दो तरीके का है, एपीहाइड्रोफिली है और हाइपोहाइड्रोफिली है। तो चलो बात कर लेते हैं कि हाइपोहाइड्रोफिली का क्या है। और अगर वाटर पॉलिनेशन का देखा जाए तो मेनली इसमें जैसे सी ग्रासेस हैं, ठीक है, हाइड्रिला का प्लांट है, ठीक है, वेलिस्नेरिया है, ठीक है, जोस्ट्रा है, ठीक है, ये सब जो प्लांट है सी ग्रासेस हुए, हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है, जोस्ट्रा है, ये सब इसमें कॉमनली क्या होता है। और एक जो क्वाइट इंपॉर्टेंट है वाटर लिली, वाटर हायसिंथ, उसमें भी क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। एपीहाइड्रोफिली क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो एपीहाइड्रोफिली इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोफिली और वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, व्हेन द पॉलिनेशन, आप इसको लिख सकते हो, व्हेन द पॉलिनेशन occur at the water surface, क्या हो जाए, वाटर सरफेस पर क्या हो जाए आपका पॉलिनेशन हो, ठीक है। तो इसको कहा जाता है एपीहाइड्रोफिली, इसको कहा जाता है एपीहाइड्रोफिली। और हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है, व्हेन पॉलिनेशन occur इनसाइड द वाटर, क्या हो जाए, इनसाइड द वाटर, तब उसको बोला जाता है हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जांपल, वो देख रखा है आपका वेलिस्नेरिया में, और हाइपोहाइड्रोफिली का जो एग्जांपल दे रखा है वो है जोस्ट्रा का, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। जो काफी एक्सप्लेनेटरी, जो काफी एक्सप्लेन किया गया है वो किसका है, वेलिस्नेरिया का, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने नोट्स कंप्लीट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट पे वाटर पॉलिनेशन का, और हमने ये बताया कि वाटर पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, मेनली दो टाइप का होता है।
हाइपोहाइड्रोफिली होता है और एपिहाइड्रोफिली होता है। तो एनसीईआरटी में टर्म तो इस्तेमाल नहीं करा हुआ है, but there is a certain lines are present and these lines are very important and show the mechanism of hypohydrophily and epihaidrophily. The very best example of the epihaidrophily means when the pollination takes place at the water surface, that phenomena is called the epihaidrophily, which we will discuss earlier. And best example which is shown by the epihaidrophily is the Vallisneria. Remember that the plant of Vallisneria is a mainly dioecious. What is the means of dioecious? Means there is a two types of flowers will be present, the staminate flower and the pistillate flower. Means the male flower and female flower, and both are situated on the same plant but on the different branches. Okay, what will happen during the epihaidrophily? The male flower when becomes mature, the male flower when becomes mature, that will detach. Look here, it is a male flower in the figure number B. Here the male flower when the detach, it will travel at the water surface. It will travel through the water and reach it up to the water surface. What will happen? And into the second event of the epihaidrophily in Vallisneria, the mature female flower uncoiled, and uncoiled, look here, it's a very important to note that it is also present into the NCERT. The female flower of the Vallisneria is coiled when it is immature, but when it becomes mature, what will happen? The style of this female flower becomes uncoiled, due to which this stigma, the style of this female flower will becomes elongated and reaches up to the water surface. And remember that the stigma of this Vallisneria is quietly very special type of structure, that is it is a cup shaped, and when the uncoiled stigma reaches up to the water surface, the male flower will fall on it into this water, into this cup shaped structure of the stigma, and thus the pollination occurs. So it is a very important example of the Vallisneria. ये Vallisneria का बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपका दिया हुआ है जो epihaidrophily के फॉर्म में वाटर सरफेस पे होता है. Now we will take the another example of the hypohydrophily. It is the epihaidrophily. What will happen into the epihaidrophily? Let's look at glance. You can take the screenshot for your completion of the notes. Okay. Then the second one is the very important example of the hypohydrophily. And mainly, I have already told you that the hypohydrophily is mainly shown by the plant which is exclusively present inside the water, and this plant is Joostera plant. Okay, in Joostera plant, what will happen? Remember that the Joostera shown the hypohydrophily means what will happen? The exclusive total pollination takes place inside the water. And remember that in Joostera plant, the stigma is a very or the ribbon like. The stigma will be the ribbon like and a sticky type. Okay, the stigma will be the ribbon like or the sticky type. And when the water or when the plant become mature, what will happen? The stigma will be the ribbon like and very large, and when the pollen grain will release, that will stick to this ribbon like stigma and the pollination occur. That mechanism is a very important shown by the Joostera plant, that is a hypohydrophily. And there is another example, it's a very important line, that is the in water hyacinth or water lily. What will happen? Almost it is not necessary. If any plants are present into the water, then they will always
pollinate with the help of water. Like that, the very important example, water hyacinth. In water hyacinth, although it is present into the water, but these plants show the what? Insect pollination or wind pollination. But water hyacinth present where? Present in water bodies. ये वाटर बॉडीज में होता है, लेकिन मेनली वाटर के थ्रू कभी भी पॉलिनेशन नहीं करते. किसके थ्रू पॉलिनेशन करते हैं? इंसेक्ट या विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं. तो जरूरी नहीं कि कोई प्लांट अगर वाटर में है तो वो ऑलरेडी हमेशा विंड पॉलिनेशन हमेशा वाटर पॉलिनेशन ही करेगा. वो विंड पॉलिनेशन कर सकता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन कर सकता है. रिमेंबर दैट. लेकिन कुछ प्लांट के भी ग्रुप है, लाइक अगर कहा जाए लाइक अगर आप बात करो एल्गी, आप बात करो ब्रायोफाइट का, ठीक है, आप बात करो टेरिडोफाइट का, ठीक है, टेरिडोफाइट का, तो इन सब में एक्सक्लूसिवली जो ट्रांसफर ऑफ गैमीट होता है वो किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है. ठीक है, गैमीट ट्रांसफर थ्रू वाटर के थ्रू होता है. ठीक है, किसमें? एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. ठीक है, लेकिन वाटर हायासिंथ और वाटर लिली ये ऐसा प्लांट है जो होता तो वाटर में है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वाटर के थ्रू पॉलिनेट करता. वाटर के थ्रू पॉलिनेट नहीं करता, ये इंसेक्ट या विंड के थ्रू पॉलिनेट करता है. सो दिस इज अबाउट योर एबायोटिक एजेंट एंड टाइप्स ऑफ द एजेंट में एबायोटिक एजेंट का था. तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बायोटिक एजेंट की. ठीक है, सो फॉर कंप्लीशन योर नोट यू कैन टेक दिस.